देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं तरुण उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक शादी के दौरान साल 2018 में मैं अपने मामा के ससुराल बाजपट्टी गया था। शादी के ढेरों कामों में सब व्यस्त थे। इसी बीच मेरा भी बाहर आना जाना लगा ही रहता था और तो और काफ़ी कामों का दारोमदार भी मेरे ऊपर सौंप दिया गया था। शादी की ही रात मुझे रात 1 बजे के करीब से सलौकी चौक पर किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ा था। जाने का सफ़र तो फिर भी ठीक रहा, लेकिन लौटते समय एक मंजर मेरा इंतज़ार कर रही थी। उस अंधेरी काली रात को ना जाने क्या मंजूर था। मैं अपनी बाइक पर ठीक ठाक रफ्तार में अपनी वेडिंग हॉल की तरफ जा रहा था। मैं जिस रास्ते पर था उसे पहले से ही गांव वाले पनौती वाला रास्ता कहते थे। कच्ची सड़कों से निकलता हुआ एक नाले की तरफ से वो रास्ता था, क्योंकि वो मेरा गांव नहीं था, जिस कारण मुझे उस सड़क या वहाँ के डराने वाले किस्से के बारे में कुछ खास नहीं मालूम था। आगे से मैंने कट लिया ही था कि तभी मुझे मेरे बाइक के हेडलाइट के सामने एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ दिखा। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि रात के 1:45 बजे कोई बूढ़ा शख्स ऐसे सुनसान रास्ते पर पैदल क्या कर रहा है। जबकि थोड़ा बहुत डर मेरे मन में भी था, क्योंकि पूरे रास्ते पर मेरे अलावा कोई और दूसरा मौजूद नहीं था। खैर, उस समय देर रात के उस माहौल में मुझे उस बूढ़े शख्स में एक अच्छी छवि नजर आई। तभी मुझे लगा कि अच्छा ही है, कोई तो मिला ऐसे खाली रास्ते में। फिर मैंने बाइक को उस बूढ़े शख्स के पास जाकर रोक दिया। तभी मैंने उन्हें कहा, अरे चाचा, कहाँ चल दिए पैदल ऐसे इतनी रात को सुनसान रास्ते पर? उस बूढ़े शख्स ने खुद का चेहरा किसी शॉल से ढका था। उसने मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरी बैक सीट पर बैठ गया। मुझे उनका ये व्यवहार उस समय थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने सोचा कि अब बूढ़ा आदमी है, पुराने ख्यालात के होंगे और आगे किसी ठीक ठाक सड़क या रोशनी वगैरह जहाँ होगी मैं वहाँ उन्हें छोड़ दूंगा। तभी मैंने उनसे ड्राइव करते हुए ही पूछा, चाचा ये बताइए आपको जाना कहाँ है? कहीं आपको भी वो वेडिंग हॉल तो नहीं जाना है ना? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। सच कहूँ तो उस समय मैं बड़ा ही खुश हो गया कि चलो कोई तो मिला। इसी सारे उनकी मदद करके मुझे भी खुशी मिल रही थी, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैंने कैसे वक्त और कैसे रास्ते पर किसी अनजान की मदद की है। बाइक चलाते हुए मैं उस वेडिंग हॉल तक पहुंच ही गया था कि तभी मेरे पीछे बैठे उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम अपना चश्मा घर पर भूल आए हैं, जो बस आगे से राइट लेने पर हमारा घर आ जाएगा, वहीं हमें उतार देना। चश्मा लेकर फिर वहीं से वापस चलेंगे। मैंने भी हाँ में जवाब दिया। इसके बाद गाड़ी लिए मैं वहाँ से निकलने लगा। गाड़ी तेजी से लिए मैं उस सड़क से निकल ही रहा था कि तभी कुछ ही दूर आने के बाद मुझे मेरी बाइक चलाते हुए हल्का महसूस हो रहा था। आगे से मैंने एक और टर्न लिया और तभी मैंने देखा कि सामने फिर से कोई बूढ़ा शख्स टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे चल रहा था। फिर मैं एक पल के लिए रुका और ठीक तरह से देखने पर पता चला तो सामने वही बूढ़ा व्यक्ति है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले लिफ्ट दी थी। मैंने तुरंत ही पीछे झांका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। मतलब कि फिर वो बूढ़ा आदमी जिसे मैंने लिफ्ट दी थी वो कहाँ चला गया। दिल थाम कर अब मुझे यहाँ के नज़ारे का थोड़ा बहुत अनुभव होने लगा था। एक और बात थी कि मैंने तो इस छोटे से सफ़र के दौरान कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी थी। फिर वो आदमी रफ्तार चलती बाइक से नीचे तो नहीं उतर सकता था। इसके बाद मुझे बस एक ही चीज़ सोच रही थी कि कुछ भी हो मगर अब सीधे यहाँ से निकल जाना है। फिर मैंने भी बाइक का एक्सीलेटर दबाया और रास्ते से गुजरता हुआ मैं अपनी बाइक लिए काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। एक नज़र मैंने फिर से पीछे मारी, तब तो मुझे एक और झटका लगा। दरअसल मैंने पीछे देखा कि वो बूढ़ा शख्स बड़े फुर्ती से मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। अभी तक मेरी नज़र पीछे की तरफ ही थी और बाइक डिसबैलेंस होकर सड़क से हटती हुई सीधा खेत में घुस गई और मैं भी गाड़ी समेत नीचे गिर पड़ा। अब ये मेरे लिए दूसरी बड़ी परेशानी थी कि अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। शायद उस बूढ़े शख्स ने मेरा ध्यान भटकाकर मुझे इस रास्ते में फंसाने की साजिश कर रहा था और वो इसमें सफल भी हुआ, क्योंकि अब मैं बुरी तरह इस सुनसान रास्ते में उलझ चुका था। अब उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। अब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों रात में कोई दिखे तो टोकना नहीं चाहिए, और अब बाइक तो खराब हो चुकी थी।
बचे हुए सफ़र को अब पैदल ही तय करना था। यहाँ से वेडिंग हॉल तक पहुँचने में लगभग 20 मिनट का समय लगना था और फिर मैं भी तेज तेज पैदल उस रास्ते पर चलने लगा। लेकिन मेरे चलने के साथ साथ मुझे एक दूसरी परछाई भी मेरे पीछे आधी साफ दिख रही थी। ये देखकर तो मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया और सहमता हुआ मैं अब चलने की बजाय तेजी से भागने लगा। लेकिन वो परछाई मेरा पीछा ही नहीं छोड़ने वाली थी। वो परछाई भी मेरे साथ साथ भाग रही थी और मुझे मेरे पैरों के अलावा किसी और की दौड़ने की आवाज़ भी पूरी तरह से साफ सुनाई दे रही थी। मैं हांफता हुआ एकदम से वहीं रुक गया और सोचने लगा कि अब भला इस दहशत भरे समय में क्या किया जाए। तभी एक कटकटाहट की भारी आवाज़ मुझे मेरे पीछे से आती सुनाई देने लगी और जैसे ही मैं पीछे पलटा तो मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैंने देखा कि जिस बूढ़े शख्स को मैंने थोड़ी देर पहले लिफ्ट दी थी, अब उसका आधा चेहरा और बाएं तरफ का पूरा शरीर किसी नरभक्षी शैतान में बदल चुका था और अब वो बड़े धीमे धीमे कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। तभी आसमान में काले बादल छाने लगे और बिजलियां कड़कने लगी और एक पल के लिए मेरी आंखें भी बंद हो गई थी। लेकिन जैसे अगले ही पल मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब वो डरावना शैतान मेरे सामने उस रास्ते पर कहीं भी नहीं था। ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। मुझे बार बार उस बूढ़े आदमी को टोकने और उसे लिफ्ट देने का अफसोस हो रहा था और इसका अंजाम इतना भयानक रूप ले लेगा ये मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। बारिश जोरों से अपना कहर ढाई थी और मैं भी धीरे धीरे दौड़ता हुआ वहां से भाग रहा था। तभी एक बार मैंने अपना फ़ोन चेक किया। किस्मत मेरे साथ थी जो इस वक्त इतनी बारिश होने के बावजूद फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था। मैंने तुरंत ही अपने मामा को कॉल लगाया और कॉल लग भी गया। कॉल लगते ही मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने जो मुझे बताया उसे जानने के बाद मेरा हाल बेहाल हो गया था। उन्होंने कहा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मायावी राक्षस है जो अगर उस रास्ते से गुजरता हुआ किसी को भी अकेला देख ले तो उससे संपर्क बनाने के लिए उसे उकसाता है और जो आदमी उसे टोक दे उसे वो अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, उन्होंने ये भी बोला कि वो हैवान वहाँ से गया नहीं है और ना ही गायब है। वो हैवान अभी भी उसके पीछे ही होगा और वो सिर्फ बारिश खत्म होने के इंतज़ार में है, क्योंकि उस प्रेत को पानी से बहुत डर लगता है जिसकी एक अलग ही कहानी है। तुम ज़्यादा मत सोचो बल्कि वहाँ से भागते हुए आगे मोड़ पर मिलो और मैं भी बाइक से वहीं पहुँचता हूँ। मामा आगे कुछ बता ही रहे थे कि मेरे फ़ोन की बैटरी भी चली गई और फ़ोन बंद पड़ गया। फिर मैं मामा की बात को दिमाग में रखकर वहाँ से भागता हुआ मोड़ पर पहुँच गया और वहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश भी ख़त्म होने के कगार पर थी। डर और दहशत भरी इस रात में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। इस बीच अब बारिश भी रुक गई थी और मुझे सामने बाइक पर कोई दिखा और थोड़ा सोचने पर मुझे यकीन हो गया कि ये मेरे मामा हैं और वाकई वो मेरे मामा ही थे। मैं भागता उनके पास पहुंचा और मेरे पीछे बैठते ही मामा ने गाड़ी भगा ली। मामा गाड़ी को बड़ी तेज़ी से भगाए जा रहे थे। तभी मेरी नज़र गाड़ी चला रहे मेरे मामा के हाथों पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मामा का जो हाथ था वो हम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनका दायां हाथ बाएं की जगह और बायां हाथ दाएं की जगह था। इसका मतलब ये था कि मैं जिसे अपना मामा समझ रहा था वो मेरा मामा नहीं बल्कि वही हैवान था। और जैसा कि मामा ने फ़ोन पर मुझे बताया था कि वो बूढ़ा शख्स एक मायावी प्रेत है जो किसी का भी रूप रंग और आकार ले सकता है। अब तो मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि इस वक्त मैं जिसके पीछे बैठा था वो एक भयानक शक्ल वाला प्रेत था और इस मंजर को तो सोचने मात्र से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैंने फिर भी हिम्मत करते हुए उसी शख्स को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। फिर इसके बाद गाड़ी ना जाने उसने किस स्पीड में भगाई तो मेरी तो आंखें भी बंद हो गईं। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा मेरे आसपास का पूरा नज़ारा अब पूरी तरह से बदल चुका था। मैं उस खंडर भरे और ख़तरनाक रास्ते से उस वेडिंग हॉल के एंट्री गेट तक पहुंच चुका था और इसके साथ ही मैंने आसपास लोगों की भीड़ भी देखी, जिस वजह से मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उस समय मैं गाड़ी से उतरा और भागते हुए सीधा वेडिंग हॉल के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन तभी मुझे उस शख्स का ख्याल आया जिसने मुझे उस प्रेत से बचाते हुए यहाँ तक लेकर आया था। मैं पीछे पलटा तो वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था और साथ ही साथ मैं थोड़ा उलझन में भी था,
क्योंकि मुझे अभी हुई इस भयानक घटना में एक बात समझ नहीं आई। पहले तो वो आदमी कौन था जिसे मैंने टोका और गाड़ी में लिफ्ट दी, फिर वो एक डरावनी अंदाज में मेरे पीछे पड़ गया, और दूसरी तरफ वो शख्स कौन था जिसने बिल्कुल सही समय पर मेरी जान बचाई। जो भी हो, लेकिन दोनों इंसान तो नहीं थे, क्योंकि अभी मुझे उस बाइक वाले शख्स के हाथ वाले दृश्य डरा रहे थे। उस रात मेरी हालत बहुत बुरी थी, और मेरे मामा से जब मैंने इस घटना का जिक्र किया तो उनकी बातें सुनकर मैं भी दंग रह गया। उन्होंने मुझे बताया कि वो भी मुझे मेरे बताए हुए टर्निंग पॉइंट पर लेने पहुंचे थे, लेकिन वहां मेरा कोई हमशक्ल मेरे मामा के सिर झुकाए चलता दिखा, और मामा को लगा कि वो मैं था, और यही समझकर उन्होंने भी आवाज़ लगाई। लेकिन थोड़े पल में ही वो यानी कि मेरा हमशक्ल वहाँ से गायब हो गया। 2-4 लोगों की बातचीत में मुझे सारी कहानी का पता चल गया। मेरे मामा को वो बूढ़ा आदमी मेरा हमशक्ल बनकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ सालों से उसी रास्ते पर जिससे मैं होकर आया था, वहाँ एक अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा दोनों ही भटकती हैं, जिनमें अच्छी आत्मा कुछ किशोर घटनाओं में उस बूढ़े शख्स के प्रेत के होने वाले शिकार को बचा लेता है। असल जिंदगी में ऐसी घटनाएं काफ़ी कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो बड़ी दिल दहला कर रख देती हैं। मेरे मामा के गांव की ये कहानी असल में गांव के लोगों के जुबां पर उन दोनों ही भटक रही आत्माओं का जिक्र अभी भी होता ही रहता है। वो रात भगवान ना करे मेरी ज़िंदगी में फिर कभी आए। और अब तो मुझे ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि आखिर क्यों बड़े बूढ़ों का कहना है कि रात को कोई दिखे तो उसे टोकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।